वीडियो ऑन कर लें जो कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है। नीतू जी का ही वीडियो ऑन है केवल, तो उन्हीं से ही पूछ सकती हूँ। मैं थम्स अप करके बता दें नीतू जी, स्क्रीन शेयर हो रही है तो ओके। तो देखिए अभी हम जो आपके सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, और इसमें अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया था। डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डायमेंशन ऑफ हेल्थ पढ़ लिया। अब इसके थर्ड पॉइंट पर हम आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है ये दो चीज के हिसाब से पढ़ेंगे। एक तो मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि जो मेडिसिन है, भारतीय चिकित्सा पद्धति है, ये हेल्थ को क्या मानती है कि पूरी सारी चीजें आपकी संतुलित हो, बैलेंस हो। जैसे कि आयुर्वेद में त्रिदोष मतलब वात पित्त कफ, इनका संतुलन ही स्वास्थ्य की एक कुंजी माना गया है। साथ ही इसके साथ इसमें और क्या संतुलित होने के लिए बताया है कि मन, इंद्रियां, ये भी संतुलित हो। और इसके साथ साथ पंच तत्व। पंच तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल। ठीक है, मतलब फायर, एयर, फिर स्पेस, अर्थ और वाटर। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है, जिनको हम पंच महाभूत भी बोलते हैं, पंच तत्व भी बोलते हैं, तो ये जब तक बैलेंस है तब तक ह्यूमन बॉडी हेल्दी होती है, हेल्दी मानी जाती है। और जैसे ही इन पंच तत्वों में या त्रिदोष में, त्रिदोष क्या, वात पित्त कफ, या फिर मन और इंद्रियों में किसी भी तरह का अगर कोई दोष आता है, बैलेंस नहीं रहता है, तो क्या माना जाता है कि वो जो ह्यूमन बॉडी है वो बीमार है, कोई ना कोई उसको डिजीज हो जाती है। अब ये जो गड़बड़ियां होती क्यों हैं, चाहे वो पंच तत्व का इम्बैलेंस होना हो या त्रिदोष का, तो इन गड़बड़ियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीवन शैली, आहार, मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं, फिर कुछ पर्यावरण फैक्टर्स, जैसे पर्यावरण के कुछ हमारे आसपास जो कारक होते हैं, और व्यक्ति की जो भी उसके सराउंडिंग सर्कमटेंस होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी मनोसंरचनाएं बनती हैं, और वो भी डिपेंड करती है उसे बीमार करने के लिए। मनोसंरचनाएं आप समझते हैं? सुप्रिया जी थम्स अप या डाउन करके बताएं। नो, है ना? तो ये जो होती है मनोसंरचनाएं, ये कैसी होती हैं? ये बहुत सारे एक्सपीरियंस या दूसरों के द्वारा बार बार कोई चीज सुनी जाए तो उनसे ये क्रिएट होती हैं। अब ये कैसे क्रिएट होती हैं, देखिए एक छोटा सा इंग्लिश एग्जाम्पल वर्ड लेते क्या हैं। होगा? सॉरी, इसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा? मेंटल मैकेनिज्म। ओके, तो अब ये कैसे बनती हैं, एक हम कॉमन एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जैसे ही वो स्क्रॉल करना शुरू होता है, चलना शुरू करता है, मतलब 1-1.5 साल से जैसे ही वो ऊपर का होता है बच्चा, और वो जैसे ही बारिश आती है या पानी देखता है, तो वो क्या करता है, उसमें खेलना चाहता है। 100% नहीं, लेकिन 80% बच्चों में हम ये हैबिट कह सकते हैं कि उनको पानी में खेलना पसंद होता है, पानी में भीगना पसंद होता है। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम बहुत देर तक टब में बैठ के खेलता है, या मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है, तो उस बारिश में जाके भीगना चाहता है, तो माँ या घर में जो भी कोई बड़े हैं, एडल्ट हैं, वो क्या बोलते हैं, अंदर आ जाओ, भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे, बहुत देर तक पानी में रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे, सर्दी जुकाम हो जाएगी। अब बच्चा हंसता है, एक बार अंदर आ जाता है और बात खत्म हो जाती है। अब यही चीज दूसरी बार होती है, फिर तीसरी बार होती है, फिर चौथी बार होती है। अब 5वीं बार वो जब अंदर आता है तो उसको वाकई फीवर और कफ कोल्ड हो जाता है।
तो उसके ब्रेन में ये एक मैकेनिज्म, एक संरचना बन जाती है कि यदि मैं भीगूंगा तो मुझे कफ कोल्ड हो जाएगा, और उसके बाद से वो जब भी भीगेगा तो उसको कफ कोल्ड होगा। क्योंकि अब देखिए, अगर सेम बारिश रहती है, मान लीजिए आप लोग कोई 8-10 फ्रेंड्स कहीं घूमने गए हैं, कोई शेडो नहीं है और बारिश होने लगी, तो आप 10 भीगोगे ना वहां पर। तो क्या सेकंड डे 10 की सेम पोजीशन आपको मिलती है कि सभी की रनिंग नोज हो रही है, या किसी का हो सकता है गले में इन्फेक्शन हो जाए, किसी की रनिंग नोज हो जाए, किसी को ऐसा लगे कि कफ बहुत हो गया है, किसी को बॉडी पेन हो जाए, किसी को कुछ भी ना हो। तो आप वो जो 10 ह्यूमन बॉडीज थी आप लोग, वो सारे 10 डिफरेंट तरह के रिएक्शन को शो करते हैं। तो ऐसा क्यों? सिस्टम तो, जो सिचुएशन थी या जो एनवायरमेंटल फैक्टर था, वो तो सभी के साथ सेम था। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी मनोसंरचना या मेंटल मैकेनिज्म, जो बचपन से हम बनाते हैं, चाहे खुद के अनुभव से और चाहे हम दूसरों की बातें सुन सुन के। Is this different from conditioning or is it same? और कंडीशनिंग से ये थोड़ा सा डिफर करेगी। कंडीशनिंग में क्या होता है कि ये बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है। कंडीशनिंग तुरंत पे भी उसका रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ये जो मेंटल मैकेनिज्म है, ये बहुत लंबे समय बार बार एक ही चीज एक्सपीरियंस होना या एक ही चीज को किसी से सुना जाना, तो उससे ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। कंडीशनिंग भी तो वही होती है ना, मतलब क्योंकि अगर मान के चलिए किसी को, बच्चे को अगर बोलते हैं कि आपकी नाक चपटी है, तो एट द बैक ऑफ द माइंड अगर यही चीज उसको रीएनफोर्स की जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो उसके दिमाग में सेट हो जाता है ना कि मेरी हाँ, तो नाक लेकिन चपटी है। वो सेट हो जाता है, लेकिन वो उससे कई बार जब वो समझदार होता है और वो उसको समझ पाता है, तो वो चेंज भी हो जाता है। लेकिन ये जो मेंटल मैकेनिज्म जो बनते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि एक कच्ची मिट्टी है, एक पकी मिट्टी है, चीज दोनों सेम है, उनके हार्डनेस में, उनकी जो पक्कापन है, उसमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी को बीमार करने के लिए। अब स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ। तो एक तो हेल्थ होता है कि समग्र कल्याण, मतलब सारी चीजें जिसमें एकदम फिट हो, जो कि WHO भी बोलता है कि यदि कोई बॉडी एकदम हेल्दी है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, बट उसमें सोशल वेलफेयर का इमोशन नहीं है, और इस कैटेगरी में अक्सर कौन से लोग आते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं। मे बी पॉसिबल वो मेंटल भी फिट हो, फिजिकल भी फिट हो, बट उनकी जो एक्टिविटी है वो समाज के लिए या लोगों के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए वो अच्छी नहीं है, उनको हानि पहुंचाने वाली है, तो वो भी हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएगा। यहां तक कि इसमें आध्यात्मिक को भी दिया गया है। हम जनरल सोचते हैं कि अध्यात्म तो सबसे अच्छी चीज है, फिर उसको हम बीमार कैसे कह सकते हैं? तो अध्यात्म भी एक समय के बाद एडिक्शन बन जाता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि देखिए, सपोज बहुत से लोगों को, ये सभी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम समझ पाए। तो सपोज अगर किसी के घर में पूजा होती है, किसी की मदर इन लॉ लगभग 1 घंटे पूजा करती है, उन्होंने बहुत सारे भगवान को इकट्ठा करके रखा है और 1 से 1.5 घंटा उनका पूजा में जाता है, वही रिचुअल्स को बहू फॉलो करती है। ठीक है, अब कभी कोई बात होती है और वो बोलती मेरे तो 2 घंटे पूजा में ही निकल जाते हैं, और अगर हम उससे बोले कि ठीक है भाई, आप 10 भगवान को नहलाने की बजाय एक को नहला के पूजा कर दो, आपकी 10 मिनट में हो जाएगी। नहीं नहीं, मेरी सास ने बोला था कि ऐसे में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सो दैट कहने का मतलब ये है कि वो पूजा की भावना से पूजा नहीं कर रही है, वो डर की भावना से पूजा कर रही है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल इसका कैसे मिलता है कि सपोज मुझे सुबह से मंदिर जाना है, पूजा करना है, मेरे घर में कोई एक बीमार पर्सन है जिसको उसी समय ब्रेकफास्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी मेडिसिन लेनी होती है, बट हम तो बोलेंगे नहीं नहीं, हमारा तो यही टाइम है, इसके बाद तो हम पूजा करते हैं तो हमें सूट ही नहीं होता, अच्छा ही नहीं लगता है,
और मान लीजिए हम उसको छोड़ के चले जाते हैं, वो सफर करता है, तो ये एडिक्शन है। आप देखिए, जब हम कहीं भी रोज जाते हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे आप मान लीजिए कोई योग क्लास जाते हैं, या कहीं जिम जाते हैं, या कुछ चीज कोई उपदेश सुनने जाते हैं, तो आप देखिए ऑटोमेटिक कुछ ऐसा होता है कि आप एक जगह को चूज कर लेते हैं और आप कोशिश करते हैं कि वहीं बैठने मिले, ठीक है। और जैसे ही वो जगह गड़बड़ होती है, मान लीजिए वहां कोई और बैठा है या कुछ भी, तो एक तो फर्स्ट तो आपको क्रोध आएगा, जब मैं रोज यहाँ बैठती हूँ तो ये कैसे बैठ गए। अब उस दिन आप दूसरी जगह मान लीजिए बैठ भी जाएंगे, तो आपका 100% मन नहीं लगने वाला है। इवन योग क्लास में ऐसा होता है कि मान लीजिए 10 स्टूडेंट है, वो अपना एक पर्टिकुलर जगह पर मैट बिछाते हैं, आप उनको कभी थोड़ा जिगजैग या रैंडमली चेंज कर दीजिए, तो बोलेंगे आज मजा नहीं आया करने में। तो ये ऐसे बहुत सारे एडिक्शंस हमारी लाइफ में हमारे अनजाने में हो जाते हैं, जिनको हम समझते नहीं है, जानते नहीं है। तो ये भी मेंटल डिजीज की कैटेगरी में आते हैं, इस चीज को ध्यान रखें आप। मैम ये तो घर में एक पर्टिकुलर कोना भी हो सकता है ना, कोई कॉर्नर है जो आपको पसंद है। हर जगह होता। इवन आप बेड पर जहाँ सोते हैं, कभी आप अपनी साइड चेंज कर लीजिए। सपोज आप डबल बेड है, आप लेफ्ट साइड सोते हैं और एक दिन राइट सो जाइए, तो आप तुरंत सुबह बोलेंगे आज नींद नहीं आई, साइड चेंज हो गई। तो ये एडिक्शंस हम खुद बनाते हैं अपने, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ ये भी बीमारी माना जाता है। इसका अर्थ मैम हमें मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे काम नहीं करना चाहिए और ऐसे जगह जगह पे चेंज करते रहना चाहिए। अपने आप को थोड़ा स्विच करना चाहिए, बहुत अधिक नहीं, लेकिन कभी कभी करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमें दिक्कत होती है। अगर हम अपने अंदर जो एक्सेप्टेशंस को बढ़ा लें, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं जिनको हम कर सकते हैं। पितृदोष संतुलन, तो ये तो अभी हमने बात की कि पंच तत्व और तीनों जो दोष है वो संतुलित होना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी डेवलप करने की बात हो रही है, राइट? एडॉप्टेबिलिटी मजबूरी में भी हो जाती है, यहाँ पर हम विलिंगली एक्सेप्टेंशन, हम स्वीकार करने की भावना को बढ़ाएं। एडॉप्टेबिलिटी होती है कि जिसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं। एक्सेप्ट और एडॉप्ट दो अलग अलग चीज हो जाते हैं, ठीक है। फिर मानसिक स्पष्टता, यानी हमारी इंद्रियां सारी ठीक से काम कर रही हो। यदि कोई भी एक इंद्रियों का भी अपना एक फोर्स होता है ना, एक उनकी अपनी शक्ति होती है, तो वो अगर उनका फोर्स या उनकी एनर्जी या उनकी शक्ति कम या ज्यादा हो जाती है, तो भी वो ह्यूमन मेंटल डिजीज उसको कोई ना कोई हो जाती है। सपोज हमारे आई पावर है, आप देखिए लगभग अब 45-50 कहीं ना कुछ पावर में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब आपकी आंखों की शक्ति कम हुई है ना, तो वो भी आंखों की बीमारी ही मानी जाएगी, भले ही हम उसको लेंसेज लगा के उसको मैनेज कर लेते हैं और अपने काम कर लेते हैं, लेकिन हेल्दी कैटेगरी में तो वो नहीं आएंगी। तो ऐसे सभी इंद्रियों का है कि वो अपना बैलेंस फोर्स के साथ वो काम करें। फिर मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक को अभी एक और स्लाइड आएगी, उसमें हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं और जिनको आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। तो यदि मैं भूल भी जाऊं तो आप लोग एक बार मुझे रिकॉल करा दीजिएगा। और फिर धार्मिक जीवन, इसको हम एडिक्शन में, एक तो नेगेटिव साइड जाएगा एडिक्शन में, और यदि हम वाकई वो धार्मिक भावना के साथ कर रहे हैं तो ये हमारे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, हमारे स्ट्रेस एंजाइटी को कम करेगा और हमको बहुत लंबे समय तक ये फायदा भी देगा। तो ये जो भी चीजें दी हैं, इनके दोनों एस्पेक्ट हैं। आपके ऊपर है कि आप उसको पॉजिटिव साइड ले जा रहे हैं या नेगेटिव साइड ले जा रहे हैं। यदि आप पॉजिटिव साइड लेके जा रहे हैं तो वो आपके बॉडी, फिजिकल, मेंटल, जो सारे आपके वेलनेस के पॉइंट है, डायमेंशन है, उनको हेल्दी करेगा और आपको एक होलिस्टिक हेल्थ देगा। और यदि आप उसको नेगेटिव साइड ले जा रहे हैं तो वही चीज आपको बीमार भी करेगी। अब बीमारी क्या होती है,
एक तो दोषों का असंतुलन होता है, जो हमने त्रिदोष पढ़े हैं उनमें से कोई भी उनका जो पर्टिकुलर रेशो होना चाहिए वही होना चाहिए। अब जैसे जो पंच तत्व होते हैं, ठीक है, तो जब हम योग दर्शन में पढ़ते हैं कि इवॉल्वमेंट्स कैसे होते हैं, तो उसमें पंच तत्वों का कैसे बताया जाता है कि सबसे पहले आकाश तत्व बनता है, फिर आकाश तत्व का 50% तो आकाश तत्व ही रहता है, उसका जो 50% है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वायु में, ठीक है, और वायु का 50% वायु ही रहता है, फिर उसका 50% किस में कन्वर्ट हो जाता है, अग्नि में, फिर उसका 50 पृथ्वी और उसका 50 जल। इस तरह से एक रेशो बताया गया है योग दर्शन में। तो ये जो रेशो है ये वही रहना चाहिए। यदि ये रेशो भी गड़बड़ होता है तो बॉडी हेल्दी है ऐसे कैटेगरी में नहीं आएगी। फिर कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जैसे आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आपका, हम योग में ऐसा बोलते हैं कि आचार विचार आहार विहार, ये चारों चीजें आपकी संतुलित होना चाहिए। यदि मान लीजिए आप आहार बहुत हेल्दी ले रहे हैं, उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं कि पूरी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, हेल्दी ले रहे हैं, लेकिन सही समय नहीं ले रहे हैं, है ना, तो जब हम आहार करते हैं तो आहार में सिर्फ ये देखना पर्याप्त नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, हमको ये देखना भी जरूरी है कि वो क्यों खा रहे हैं, वो आपकी बॉडी के लिए सुटेबल है कि नहीं है, वो किस समय खा रहे हैं, वो किस क्वांटिटी में खा रहे हैं, वो किस तरह से खा रहे हैं। किस तरह से खाने का मतलब कि आप उसको कच्चा खा रहे हैं कि पका के खा रहे हैं कि उसकी कोई डिश बना के खा रहे हैं। तो ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये कंपलसरी हैं कि आपके आहार में आपके होने ही चाहिए। अदरवाइज आप कितना भी बैलेंस और अच्छा डाइट लीजिए वो आपके काम नहीं आने वाली है। आहार के साथ और क्या क्या चीजें होंगी, आहार के साथ आपका आहार शुद्धि, मतलब जो आप खा रहे हैं, कंटेंट जो ले रहे हैं वो कितना शुद्ध है। फिर दूसरा आएगा कि आप जिस क्षेत्र में बना रहे हैं, उसको कुक कर रहे हैं, वो क्षेत्र कितना शुद्ध है। फिर आएगा कि जिस समय में आप बना रहे हैं वो समय कितना सात्विक है, परफेक्ट है कि नहीं। मान लीजिए सपोज हम दिन के 12 बजे कुक कर रहे हो और रात के 12 बजे, तो दोनों में डिफरेंस आएगा ना। और सबसे लास्ट आता है भाव शुद्धि, कि वो आप जब कुक कर रहे हैं उस समय आपकी थॉट प्रोसेस क्या चल रही है, आपके भाव क्या है, ठीक है। तो ये चारों शुद्धियां उस आहार में होनी चाहिए। इसके बाद एक फैक्टर आता है एनवायरमेंटल। मान लीजिए आप रह रहे हैं कोई गर्म क्षेत्र में और आप ऐसा वेजिटेशन, फ्रूट या वेजिटेबल खा रहे हैं जो बहुत ठंडे क्षेत्र का है, क्योंकि आजकल ये स्टेटस माना जाता है कि हम तो एक्सोटिक फ्रूट्स ही लेते हैं। लेकिन भगवान ने आपके सराउंडिंग लगभग 200 मील में जो वेजिटेशन ग्रो किए हैं वही आपके लिए परफेक्ट है, और जिस सीजन में किए हैं वही में बेस्ट है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो डिपेंड करते हैं कि आपका आहार जो आप ले रहे हैं वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल है, ठीक है। फिर मनोदैहिक उत्पत्ति, इस पे हम बहुत सारी बात करेंगे। फिर निदान और उपचार। निदान मतलब जो भी सिम्टम्स आपके ह्यूमन बॉडी में कोई भी डिजीज आएगी तो उसके कुछ सिम्टम्स ह्यूमंस की फिजिकल लेवल पर आएंगे, या मेंटल इलनेस है तो मेंटल लेवल पर आएंगे, तो उनको पहचानना, उनके जरिए जो भी टेस्ट हम कर सकते हैं वो टेस्ट करना और फाइंड आउट करना, डायग्नोसिस करना कि बीमारी क्या है, और फिर उस बीमारी का उपचार करना, ट्रीटमेंट करना। उसमें बहुत सारी चीज आ जाती हैं। हो सकता है कुछ मेडिसिन देकर, या कुछ लाइफ स्टाइल चेंज कर या डाइट को चेंज करके, तो ओवरऑल सारी चीजें बैलेंस करके और उस बीमारी का उपचार करना, ये तीनों चीजें इस ट्रीटमेंट में आ जाती हैं। मैम थोड़ा आप इसके इंग्लिश टाइटल्स बता दीजिए, ये हिंदी मतलब कुछ। अब वो मुझे निकालने पड़ेंगे, मैं अलग से कर दूंगी, है ना। देखिए इसके बाद आता है मेडिकल सिस्टम में क्या क्या होता है, ठीक है।
तो मेडिकल सिस्टम में जो है उसमें भी ये सारी हेल्थ मानी गई हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, ग्लोबल, एनवायरमेंटल और सोशिएटल, ये सारी हेल्थ इसमें भी मानी गई हैं और सभी पर वो भी काम करते हैं। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से में भी ये बोला जाता है कि व्यक्ति को WHO की जो डेफिनेशन है उसी को वो भी फॉलो करते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि शरीर के जितने भी तंत्र हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, अगर कोई सिस्टम अपने कामों को प्रॉपर ढंग से कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ नहीं कर रहा है या उसके फंक्शन कम या ज्यादा हो गए हैं, तो ह्यूमन बॉडी को वो बीमार करते हैं। इसके साथ साथ वो सिस्टम भी बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनेंगे। यदि सपोज वो पूरा सिस्टम में कोई एक ऑर्गन ही वीक हो जाता है और वो अपने काम को कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ नहीं करता है, तो फिर वो उस जो भी सिस्टम का वो ऑर्गन है उस पूरे सिस्टम को इफेक्टेड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किडनी है। अभी आप लोग बहुत सुनते होंगे कि किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है। तो किडनी ह्यूमन बॉडी के कौन से सिस्टम का एक अंग है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का या यूरिनरी सिस्टम का। ठीक है। अब अगर इसका किडनी में भी प्रॉब्लम आ जाती तो उससे देखिए यूरिन भी इफेक्टेड होगी, ब्लड भी इफेक्टेड होगा। जो ब्लड ऑर्गन्स में जा रहा है, चूंकि वो प्योर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि किडनी क्या काम करती है? पूरी बॉडी के ब्लड को एक तरह से छानने का काम करती है और उसमें से जितनी भी टॉक्सिसिटी है उसको यूरिन के थ्रू या टॉक्सिस मटेरियल है यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर कर देती है। तो जब उस ब्लड का छानना रुक जाएगा, उसमें से टॉक्सिन्स रिमूव होने रुक जाएंगे, तो क्या होगा कि वो टॉक्सिस से भरा हुआ ब्लड जब किसी भी ऑर्गन में जाएगा तो वो उस ऑर्गन को डैमेज करेगा, ना कि उसको हेल्दी बनाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि सिस्टम और उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे हेल्दी स्टेटस में हो। इसके अलावा जैसे कोई बीमारी है, चोट लगना, एक्सीडेंट हो जाना, ये सारी चीजों से भी ह्यूमन बॉडी में हेल्थ को हानि पहुंचती है। अब यहाँ पर भी स्वास्थ्य वही समग्र लिया है। इसमें ये माना है कि गतिशील भी होना बहुत जरूरी है और उसका जो स्टेटस हो, मानसिक हो, वो मानसिक और सामाजिक कल्याण, जो अभी हमने पहले एग्जाम्पल लिया था कि वो सोशल वेलबींग पर भी जिसका माइंड चल रहा हो, ये सारी चीजें हम ले चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बीमारी का मतलब हम क्या मानते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई ह्यूमन बॉडी एकदम हेल्दी है, अचानक से उसको कुछ सिम्टम्स उसकी बॉडी पर अपीयर होते हैं और उसको कुछ अनइजी लगता है या जो रेगुलर लेवल पे जो चीजें चल रही थी उसमें कुछ कम ज्यादा लगता है या गड़बड़ी लगती है, तो हम उसको किस कैटेगरी में लेते हैं कि वो बीमार है। अब बीमार होने के बाद हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट कराएगा, उस टेस्ट के जो रिजल्ट आएंगे उससे डायग्नोसिस करके वो आपको बताएगा कि आपको ये बीमारी हो गई है और फिर उस बीमारी के साथ आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं ये डॉक्टर आपको सिखाएगा। आपका सपोज बीपी की, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो टैबलेट देगा, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो टैबलेट देगा, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो टैबलेट देगा। सो ये जो सारी चीज है, यहाँ पर आपको एडेप्टेशन सिखाया जाता है कि उस बीमारी के साथ आप वो टैबलेट लेके कैसे सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन आपकी बॉडी या उस ह्यूमन की बॉडी हेल्थ कैटेगरी से बाहर रहती है। तो जो मेडिकल अभी हमारी फील्ड है उसमें ऐसी बहुत कम बीमारियां हैं जिनसे वो व्यक्ति को हेल्दी कर देता है वापस। अदरवाइज किसी चीज का, ड्रग का, कोई बाहरी या कोई और बाहरी सब्सटेंस का सपोर्ट लेके जीना सिखाता है। ठीक है। अब इसके बाद में हमने बार बार पढ़ा था कि मनोदैहिक बीमारियां, जिनको हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर,
इस वर्ड से थम्स अप करें जो जो परिचित हैं। ओके, क्या होता है अनीता जी बताइए। मैम मानसिक बीमारियां ही आती है इसमें, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब, इंसोमेनिया वगैरह इस तरह की। ओके, या हम मतलब नॉर्मल भी, जैसे कोई बार बार हाथ धो रहा है या बार बार अपना जाके डोर चेक कर रहा है, वो सब भी थोड़ा थोड़ा सा इसी में आता है। नहीं देखिए, हम्म। मनोदैहिक बीमारियां वो होती हैं जिनका कारण मन में होता है लेकिन उनके सिम्टम्स बॉडी में होते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, WHO ने जितनी भी हमारे आसपास की बीमारियां हैं उनमें से 95% से ज्यादा बीमारियों को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा है। अब अगर हम 95 डिजीज साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में रखते हैं तो 5% में हमारे पास मालूम क्या बचती है, जो बाहरी कोई फैक्टर के कारण या जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण डेवलप हुई। बाकी कफ कोल्ड से लेके एड्स, कैंसर जैसी बीमारी तक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं। बिलीव करेंगे आप? जैसे हमको कफ कोल्ड होता है, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि कहीं ना कहीं हमारा मेंटल मैकेनिज्म ये बना हुआ है, इसलिए कफ कोल्ड हुआ। तो WHO ने अबव 95% बीमारियों को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में रखा है, जिसमें कफ कोल्ड से लेके एड्स, कैंसर, अर्थराइटिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजों को उन्होंने उसी में रखा है। कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी बीमारियां हैं जो हमको कोई बाहरी, जैसे एक्सीडेंट हो गया, चाकू से कट गया, उससे नहीं हो रही हैं, या जेनेटिक प्रॉब्लम से नहीं हो रही हैं कि वो जीन्स में ही है, तो दीदी, बाकी रेस्ट सारी जो है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। लेकिन दीदी ऐसा नहीं है ना, मैं मतलब हम लोग तो आमतौर पर ये सुनते हैं कि टॉक्सिन्स अगर अंदर रह जाते हैं बॉडी में जो बाहर नहीं जा पाते हैं, उसकी वजह मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगी, क्वेश्चन प्लीज लिख के रखें। लास्ट में मैं टाइम देती, एक्चुअली क्या होता है, ये कंटिन्यूटी खत्म हो जाती ना तो आपका ही लॉस है कि शायद जो मैं बताना चाहूंगी वो नहीं बता पाऊंगी। तो आप अपने पास नोट डाउन कर लें, जब तक आपके सारे क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे तब तक मैं क्लास को बंद नहीं करूंगी। ठीक है, प्लीज। ओके, सो ये जो सारी जितनी भी बीमारियां ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में, इसका मतलब क्या है कि ये कैसे होती हैं कि जैसे मान लीजिए, हम ऐसा माने आपके घर की एक क्यारी है, ठीक है, उसमें आप जो ठंड में आते हैं ना कुछ ऐसे फूल जैसे सेवंती हैं, इस टाइप के कुछ फूल होते हैं जो क्यारी में हम लगाते हैं। फिर क्या होता है, उनका सीजन खत्म होता है तो उसका ट्यूब आप छोड़ देते हैं क्यारी में। नेक्स्ट जब फेवरेबल सीजन आता है, फिर से ठंड आती तो वो फिर ग्रो करता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे जो मन रूपी भूमि होती है उसमें सारी चीजों के सीड्स होते हैं। अब मान लीजिए कोई नेगेटिव सीड्स उसमें पड़े हुए हैं, तो वो जैसे ही उसको कोई फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो ग्रो होना शुरू करेगा। और जब वो ग्रो होगा तो वो पहला अटैक सबसे क्या करेगा, जो आपके बॉडी का सबसे वीकेस्ट ऑर्गन है उस पे इफेक्ट करेगा। और जब उस पे इफेक्ट करेगा तो उसके सिम्टम्स आपके फिजिकल बॉडी में अपियर होंगे। सपोज इंसुलिन बनना कम कर दिया उसने, पेनक्रियास पे अटैक किया, और आपने सारे टेस्ट कराए, डॉक्टर बोलेंगे भाई आप तो डायबिटिक के इसमें है, होता है ना ऐसे। अब उसका आप उन्होंने ट्रीटमेंट भी कर दिया, लेकिन आप ठीक भी हो गए। सपोज आपकी मेडिसिन बंद हो गई, स्टार्टिंग पोजीशन थी तो आपने फूड से और मेडिसिन से लेके उसको ठीक कर लिया, लेकिन वो सीड वही है। नेक्स्ट उसको फिर फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी तो वो फिर अटैक करेगा। तो जितने भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं उसमें ये बहुत जरूरी है कि उन बीमारियों को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए उस सीड को नष्ट किया जाए, जो कि कहाँ है, आपके मन में कहीं है। और उसी सीड को खत्म करने के लिए डॉक्टर्स आजकल जो बहुत हेल्प लेते हैं कि मेडिटेशन करो। ठीक है, तो जो मनोदैहिक बीमारियां या साइकोसोमेटिक, साइको मतलब होता है मन और सोमेटिक मतलब होता है काया,
या फिजिकल बॉडी। ठीक है, तो ये इस तरह से जनरेट होती हैं और इस तरह से फिजिकली व्यक्ति को बीमार कर देती हैं। और चूंकि बीमारियां हमेशा दो तरह की होती हैं मैक्सिमम, या तो साइकोसोमेटिक या सोमेटिक साइको। ठीक है, साइकोसोमेटिक को तो हमने समझ लिया, मतलब साइको जो है वो मानसिक है, सोमेटिक है जो वो फिजिकल है। तो जब तक शरीर और मन में परस्पर संतुलन नहीं रहेगा तब तक इनमें से कोई भी एक बीमारी हो जाएगी। अब सपोज हम इसके अपोजिट समझते हैं, सोमेटिक साइको। यदि सपोज मान लीजिए एक बच्चा स्कूल जा रहा है और उसको बार बार सब लोग बुली कर रहे हैं उसकी किसी भी चीज को लेके, तो धीरे धीरे क्या होगा, या तो वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा या स्कूल जाना बंद कर लेगा। मतलब वो जो उसके शरीर पर बार बार इफेक्ट हो रहा है, बातें बोल रहे हैं या हो सकता है उसको कुछ टीजिंग भी कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट उसकी मेंटल हेल्थ पर होगा। तो जब इस तरह से होता है तो वो क्या होता है, सोमेटिक साइको डिसऑर्डर्स। तो ये दोनों ही पैरेलल चलते हैं और दोनों ही बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है पूर्णतः स्वस्थ रहने के लिए। तो ये इस तरह से हमारी आज फर्स्ट यूनिट यहाँ पर खत्म होती है। चलिए, अब आप लोग चाहें तो क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग के मन में हो सकता है कि क्वेरीज हो। हैंड रेस करें। अनुश्री जी बोले। मैम जैसे अभी स्वास्थ्य और रोगों के बीच में सो बताया गया कि संबंध, तो बस इसका मतलब ये है कि अगर हम मेडिटेशन हम करते रहें तो हमारी बीमारियां अपने आप ही हील होने लगेंगी। जैसे मन। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपको फीवर आया, ठीक है, तो मार्केट में शायद फीवर की 100 तरह की मेडिसिन होंगी, ठीक है, तो आप क्या कोई भी उठा के कितने भी, और हो सकता है वो 100 तरह की 2-3 पावर में हो, 500 mg 1000 mg ऐसे होती ना, डिफरेंट, सभी ने देखी होंगी। तो वो जो 100 तरह की है वो 300-400 हो गई। तो क्या आप कोई भी मेडिसिन उठा के और खा लेते हैं, फीवर आया? नहीं। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मेडिटेशन किया और ठीक हो गया? जब हम किसी थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो मेडिटेशन स्पेशल डिजाइन किए जाते हैं जो उसके लिए थेरेपी का काम करे। सच में तो अभी मैं आपसे ही पूछूं कि क्या है मेडिटेशन, सपोज आपको मेडिटेशन करना है तो आप क्या करोगे? मान लीजिए मैं आपके लिए बोलती हूँ कि आपको अपने इम्प्रूव के लिए मेडिटेशन करना है, तो आप उसमें क्या करेंगे बताएं? आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें और मेडिटेशन करना चाहते हैं, है ना? आपने ही बोला कि जैसे हम मेडिटेशन करते जाएं, तो ठीक है करते जाएं, आप हेल्दी रहेंगे, बट क्या मेडिटेशन करेंगे ये बताइए। अभी तक तो हम गाइडेड मेडिटेशन या जो हमें कराते हैं। गाइडेड मेडिटेशन यदि आप YouTube खोलेंगे ना तो आपको 1000 ऑफ गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, तो उसमें से कौन सा चूज करेंगे? एक्सपर्ट के अंडर में ही करना चाहिए। यस, तो जब आप थेरेपी बेस पे जाते हैं तो आपको एक्सपर्ट की जरूरत होती है। विदाउट एक्सपर्ट आप करेंगे तो आपको कोई भी इफेक्ट नहीं मिलना पाला। ऐसे आप ढेर सारे लोग सुन लेंगे बात कहते हुए कि हम तो रोज करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। वहां योग की गलती नहीं है, आपके नॉलेज की गलती है ना? तो मेडिटेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल टेक्निक है और उसको जब हम थेरेपी में लेके जाते हैं तो कम से कम उस व्यक्ति के 15 से 20 फैक्टर्स को देखते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन है, उसके बाद उसके लिए डिजाइन करते हैं।
उसकी कमांड्स एक एक डिजाइन करते हैं, उसकी कमांड्स भी जो डिजाइन करने का है वो भी एक कि उसमें नेगेटिव सेंटेंस ना हो, वो पर्टिकुलर इतने सेकंड की हो, उसका सीक्वेंस क्या हो, वो किस टेंस में हो। तो मेडिटेशन बहुत इजी टास्क है नहीं जितना कि आज समझ लिया जाता। तो जब भी अगर हम कोशिश ऐसा कर रहे हैं कि हमें मेडिटेशन करना है तो बेटर है किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें। सुप्रिया जी। मैम ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये जो हमने पीपीटी हिंदी में बहुत सारी पढ़ी है उसको अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश में या तो एटलीस्ट टॉपिक्स हमें बता दें तो हम थोड़ा रेलेवेंटली पढ़ पाएंगे, क्योंकि मेरा तो एटलीस्ट मीडियम इंग्लिश है, तो मुझे बड़ी समस्या हो जाएगी इसको। इन सब चीजों पर नेट पे काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैम एटलीस्ट नेट पे हेडिंग्स थोड़ा तो सा मिल जाएगा, तो हेडिंग्स के अंडर तो हम फिर भी देख के पढ़ पाएंगे। नहीं, जैसे आप ये डालेंगे ना इसकी हेडिंग डायमेंशन ऑफ हेल्थ, या वो इसके बाद के मैंने सारे दोनों लैंग्वेज में ही बनाए हैं। ओके, ठीक है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगी इसका भी आपको इंग्लिश में करके दे दूं, लेकिन तुरंत पे नहीं पॉसिबल है। कोई क्योंकि प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या अगर है आप कि अभी ना मेरी 3 से 4 क्लासेस रहती है, तो उनके सबके मुझे पीपीटी बनाने हैं, सबके इस बार पेपर्स नए हैं, तो मेरे पास एक भी बने हुए नहीं है। तो आप लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा दिन का 5 से 6 घंटा सिर्फ पीपीटी बनाने में जाता है। और अभी सुबह 6 बजे से शुरू करती हूँ, तो अभी आपके 1-1:30 बजे जब क्लास खत्म होगी तब मेरी क्लासेस खत्म होंगी। क्योंकि मैं थेरेपिस्ट हूँ, तो मॉर्निंग से मेरी अपनी क्लासेस भी रहती हैं। तो मैं बीच में जैसे ही टाइम मिलेगा तो आपको कर दूंगी। ठीक है। और मैम किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? बोल रहे थे कि साइकोसोमैटिक, मतलब मेरा इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि जब व्हेन वी अंडरस्टैंड कि डिजीजेस ओरिजिनेट इन आवर माइंड एंड इवेंचुअली दे शो अफेक्ट इन आवर बॉडी, तो हम उसको मेंटली, मतलब क्या उसको, जो आपने बोला कि वो सीड थी, उसको क्या खाद पानी हमने ऐसा क्या उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया जिसके कारण कि वो कहना चाहिए कि मैं तो यही कहूंगी कि बेल के जैसी बढ़ गई कोई भी बीमारी है अगर तो। एक्चुअली जो अभी मैंने बोला ना कि हर व्यक्ति के 15-20 फैक्टर्स होते हैं जिन पे हम काम करते हैं, तब डिजाइन करते हैं मरीज। ये वही फैक्टर्स होते हैं कि सारी चीजें हम देखें कि आखिर कहाँ उनको प्रॉब्लम थी जिसके कारण ये, और मोस्टली उनकी थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम निकलती है ना। तो ये हमको मतलब बहुत मुश्किल से पता करना पड़ता है। क्योंकि देखिए अभी मैं अगर आप लोग सबसे बोलूं ना, तो आप सब बोलेंगे हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, हम तो नेगेटिव सोचते ही नहीं है। ठीक है ना। या मैं बोलूं कि नहीं नहीं आपको तो रात में खाना नहीं खाना चाहिए, हाँ हम लोग नहीं खाते हैं, दिन में ही खाते हैं। लेकिन रात में वो जो स्पाइसी और जो फलाहार के नाम पर आप डीप फ्राइड खा लेते हैं, वो डाइजेशन में तो खाने के ही बराबर है, भले ही आप उसको फलाहारी पैटर्न में लेते हैं। तो जब थेरेपी में हम आते हैं ना, तो हम कुछ भी चीज ग्रुप में नहीं कर सकते, क्योंकि हर बॉडी हर माइंड बिल्कुल यूनिक है। किसी को किसी से हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि जोड़ दें। मदर एंड चिल्ड्रन के भी नहीं जोड़ते। तो इसीलिए जब थेरेपी में आते हैं, तो थेरेपी में हम उनकी लाइफ स्टाइल देखते हैं, हम उनकी थॉट प्रोसेस देखते हैं, उनके बिना जाने हुए। फिर उनके बॉडी अलाइनमेंट्स देखते हैं, फिर उनकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं, फिर उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स देखते हैं, उनकी सोशल प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनको देख के हम डिजाइन करते हैं, कस्टमाइज करते हैं वो पैकेज, चाहे वो आसन का हो, चाहे प्राणायाम का हो, चाहे मेडिटेशन का हो। और किसी का है क्वेश्चन? बीच में कौन, नीतू जी पूछ रही थी क्या? अभी पूछ ले। मैं तो बस इतना जानना चाह रही थी दीदी कि अभी तक तो यही सुना था कि बॉडी में प्रॉब्लम सिर्फ टॉक्सिन्स के बाहर ना निकलने से, जो अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं ना, वो उस वजह से होता है। तो अभी एकदम न्यू जानकारी मिली, तो सिर्फ माइंड की वजह से कैंसर जैसी बीमारी कैसे हो रही है? माइंड ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, है ना। इस पे तो इतना रिसर्च चल रहा है। इवन ये जो जेनेटिक की बात हम करते हैं ना, कि जो जेनेटिक डिजीज होती हैं, तो आपको मालूम है कि अभी जो हम लोग गर्भ संस्कार करते हैं,
गर्भ संस्कार का भी एक क्या बोलना चाहिए, उसको ऐसा रूप ले लिया कि जो भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, कि कोई भी गर्भ संस्कार कराता है, कुछ रिचुअल्स करा देता है वन टाइम इस मंथ में, वो एक्चुअली गर्भ संस्कार नहीं है। गर्भ संस्कार जब हम लोग करते हैं तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसका मतलब 1 से 3 मंथ, उसमें हम उसको उतना डीप लेवल के ले जाते हैं कि जो बच्चे का डीएनए होता है उसमें से हम उन बीमारियों को भी रिमूव करते हैं जो उसकी जेनेटिकल उनके ग्रैंड पेरेंट्स को हैं, और वो बीमारियां रिमूव करके उनके 80% चांसेस होने के कम कर देते हैं। तो ये साइंटिफिकली एक्चुअली अभी सब सुपरफिशियल में चल रहे हैं, लेकिन जब आप बहुत डेप्थ में जाएंगे ना तब आपको समझ आएगा। ठीक है ना? तो ये जो आप चीज बोल रहे हैं, ये हर बीमारी टॉक्सिन के कारण नहीं होती है, क्योंकि टॉक्सिन तो या जो ऐसे वायरस जो हार्मफुल है वो तो हम सबकी बॉडी में है, लेकिन वो क्या है कि एक कंट्रोल पोजीशन में है, और जैसे ही वो कंट्रोल खत्म होता है, उनका नंबर्स बढ़ना शुरू होता है, हमको वो बीमारी हो जाती है। तो वो कंट्रोल कैसे खत्म होता है? हम क्या सोचते हैं कि कैंसर के क्या जो बैक्टीरिया या वायरस है वो हमारी बॉडी में नहीं है, अभी है, लेकिन एक अगर हम इमेजिनरी नंबर लें कि वो 10 होने चाहिए, तो जब तक वो 10 है तब तक तो वो हमारी बॉडी हेल्दी है। तो फिर आखिर ऐसा क्या होता है कि वो वही बॉडी जो 10 तक उनको कंट्रोल में रख रही थी, वही बॉडी उनको 15-20 होने देती है? क्या चेंज होता है? तो ये जितनी भी टॉक्सिक मटेरियल हैं ये तो हमारी बॉडी में है ही, और हमारी बॉडी हर एक केमिकल को खुद प्रोड्यूस कर सकती है। आप लोग ने बीच में इस पे व्हाट्सएप पे बहुत चला था वो स्टोरी, आपने सुनी भी होगी शायद, कि अमेरिका में एक व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी थी और कुछ एक्सपेरिमेंट होने थे, तो ये डिसाइड किया गया कि उसको जो डेथ उसका जो पनिशमेंट है उसको फांसी की सजा ना देके उसको ब्लैक कोबरा जो सांप होता है उससे बाइट करके कटवा के दिया जाएगा। तो उस जो कैदी को एक चेयर पे बिठाया जाता है, उसके सामने एक वो ब्लैक किंग कोबरा लाके रखा जाता है स्नेक, और फिर उसके आंख पे पट्टी बांध दी जाती है और उसके पैर में जस्ट 2 पिन सेफ्टी पिन चुभाई जाती है, लेकिन उसका शरीर काला और नीला पड़ना शुरू हो जाता है और वो मर जाता है। और जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसके अंदर कोबरा का पॉइजन पाया जाता है, क्योंकि उसके माइंड में चल रहा था कि कोबरा ही खा रहा है। यस। तो हमारा माइंड ही केमिकल्स बनाता है बॉडी में, तो जब माइंड ही केमिकल बनाएगा तो वही केमिकल्स ही तो रिस्पॉन्सिबल है हमारी, चाहे एनर्जी हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का, ये सब के लिए केमिकल्स ही तो रिस्पॉन्सिबल है, चाहे हार्मोन्स बनाने का हो, सभी चीजें किस पे डिपेंड है? केमिकल पे। तो हमारी जो पॉजिटिव सोच है वो यदि हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स बना सकती है कि जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हों, गुड हों, तो हमारी नेगेटिव थॉट्स ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करती है जो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन रात में जब हम सोते हैं, मान लीजिए हम 6 से 7 घंटे सोने वाले हैं ऑन एवरेज हम देखते हैं, तो ठीक है, और आपको मालूम होता है कि आप किस पॉइंट पर सो जाएंगे, किस टाइम सो जाएंगे, नहीं मालूम होता। किस पल नींद लगने वाली है किसी को नहीं मालूम होता। अब हमारी थॉट प्रोसेस चलती रहती है। अब हम एक एग्जाम्पल लें, हमारा मेंटल मैकेनिज्म है कि हम भीगते हैं तो हमको कफ कोल्ड होता है, फीवर हो जाता है। हम भीग के आए थे, हमारा मेंटल मैकेनिज्म चल रहा है कि भाई हम भीगे थे, पक्का कल कफ एंड कोल्ड होगा। सुबह देखिए आपको कफ एंड कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी हीलिंग होती है, दिन भर में जितनी टूट फूट डैमेज हुआ, उन सबको हील अप बॉडी कब करती है? रात में। बॉडी की जितनी ग्रोथ होती है वो रात में होती है। यदि छोटे बच्चे को आप सोने ना दें तो उनकी फिजिकल मेंटल ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। तो आप ये मानिए ना कि मतलब आप ही प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी को, चाहे हील अप कर लें चाहे तो डैमेज कर लें, क्योंकि जब आपके मेंटल मैकेनिज्म और लास्ट थॉट से आप इससे सोए कि पक्का बीमार पड़ेंगे, तो जो 6 से 8 घंटे
आपकी बॉडी को रिपेयर होना था, उसकी जगह माइंड क्या करेगा, आपकी बॉडी में इतनी तोड़फोड़ करेगा कि उस सिचुएशन पे पहुंचा देगा कि आपको कफ कोल्ड होगा। ठीक है, किसी एक का और हैंड रेज है ना, अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। जैसे आपने बोला कि हम रात को लास्ट थॉट से ऐसे सोते हैं कि हमें सुबह कफ या कोल्ड हो जाएगा अगर हम भीगे हैं तो ऐसा बार बार सोचने से होता है या एक बार सोचने से ही हो जाता है? नहीं, देखिए, जो हमारा माइंड है वो कभी भी सोता नहीं है, ब्रेन को रेस्ट की जरूरत होती है, ब्रेन सोता है। माइंड इसलिए नहीं सोता क्योंकि आप ही उठ के कहते हैं ना, आज तो बहुत अच्छी नींद आई, आज तो ऐसा लगा अब भी सोए थे और अभी उठ गए, लेकिन 5 घंटे निकल गए। ठीक है, तो ये एहसास आपको कौन कराता है? माइंड कराता है ना। तो माइंड के लिए क्या होता है कि जैसे ब्रेन, आप सोच कहाँ रहे हो, ब्रेन में, है ना। तो जो भी लास्ट थॉट होता है, जिस थॉट के बाद भी आप सो जाओगे, माइंड उस थॉट पर अगले 6 से 8 घंटे, जितनी देर भी आप सोओगे उतनी देर काम करता रहेगा, क्योंकि माइंड बिना थके काम करता है, उसमें थकान नहीं होती है, ब्रेन थकता है। फिर वो थॉट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई भी हो, वो इक्वली काम करेगा। जो एक रिचुअल्स बनाए गए हैं ना अपने यहाँ कि भाई सोते समय भगवान का नाम लो, सो के उठो तो भगवान का नाम लो, उसका कारण यही है कि हम पॉजिटिव रहें। हर व्यक्ति को इतना साइंस नहीं समझाया जा सकता है, तो नेगेटिविटी से बचने के लिए एक इससे जोड़ दिया कि भाई आप जाप देते हुए सो, कोई मंत्र ही पढ़ेंगे, मंत्र पॉजिटिव ही होगा। और किसी के रह गए क्या क्वेश्चन? मैम, जैसे अब जैसे जेनेटिक डिसीज होती है, जैसे ग्रैंडफादर से फादर में और फादर से सन में आई, तो उसके लिए तो मेडिसिन काम नहीं करेंगी, तो ये भी थॉट प्रोसेस चेंज करना या कहें कि डिजाइन ये देखिए, मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, अभी जो रिसेंट रिसर्च हुए हैं, जी ठीक है, अभी आपको मालूम है जेनेटिक पे बहुत काम चल रहा है, तो रिसेंट रिसर्च ये कहते हैं कि जेनेटिक जैसी कोई भी चीज नहीं है, लेकिन मदर को ये मालूम होता है, तो जब जैसे ही वो कंसीव करती है, तो वो बेबी के डीएनए में खुद कोड करती है ये चीज, क्योंकि जो फर्स्ट डे होता है, बल्कि फर्स्ट डे के भी पहले से वो कोडिंग शुरू हो जाती है। तो ये सारी जितनी भी कोडिंग करती है वो मदर खुद करती है, उसके लिए मदर ही रिस्पॉन्सिबल है। मैम, उस टाइम उतनी अवेयरनेस नहीं होती है, जैसे कोई ये तो हम पढ़ रहे हैं तो हमें अवेयरनेस आ रही है, तो जिनको इसके बारे में नहीं बताया और अर्ली एज में, यंग जनरेशन में तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे जब कंसीव करते हैं यंग एज देखिए, में, तो ये उनको पहले से हमारी कमी है, ये हमारी कमी है। आप हमारे शास्त्रों में देखिए, जी उसमें यहाँ तक की वर्णन मिलता है कि जब शादी होती है और जब वंश वृद्धि के लिए सोचा जाता है, तो उसके 6 महीने पहले से हस्बैंड वाइफ को आश्रम में रखा जाता है, जिससे उनकी शरीर और मन की शुद्धि हो जाए। क्योंकि जैसे दीपावली आती है तो आप अपने घर को एकदम साफ सुथरा करते ना, या मान लीजिए कि आपने कभी चौका लगाया, तो आप अपने घर को कम से कम उतने पोर्शन को तो एकदम साफ शुद्ध कर लेते हैं जहां से मुनिश्री को गुजरना है और जहां पर उन्हें आहार लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमेशा एक जो भव्य आत्मा होती है, पावरफुल आत्मा होती है, वो वैसी ही जगह आएगी जो साफ सुथरी होगी। अब यदि आपका मन और शरीर साफ नहीं है, तो कितनी भी कोशिश कर लो, एक बहुत अच्छी आत्मा का आप आह्वान नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था कि यदि एक बहुत अच्छी आत्मा को गर्भ में धारण करना है तो उसकी तैयारी कब से शुरू करना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया था कि कम से कम 100 साल पहले से। और ये एग्जाम्पल हमारे शास्त्र में देखने को मिलते हैं। महावीर यदि त्रिशला के उदर में आए तो एक भाव के कारण नहीं आ गए थे, उनके वो कई भावों का वो था, पुण्य था, है ना। और अभी हमको सब इंस्टेंट चाहिए होता है।
मैम जैसे अगर मैं अभी अपनी बेटी को, जैसे वो अब 21 साल की है, जैसे मैं कुछ बाहर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करती हूँ ना, बच्चे बचते हैं इन चीजों से, जैसे अवेयरनेस लाएं कि बेटा, देखिए मैं आपको वो बताऊं, बचते हैं इन आज चीजों से। आज का बच्चा साइंस समझता है, लॉजिक समझता है। हम्म। आप उसको बोलोगे बेटा मंदिर जाना चाहिए, वो कभी नहीं जाएगा, बोलेगा नहीं रहने दो, मुझे नहीं जाना, टाइम नहीं। जिस दिन आप उसको टेम्पल ऑफ साइंस समझा दोगे कि उससे तुमको ये बेनिफिट है और ये प्रूफ है, ये देखो, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा मंदिर जाओ। जैसे हम बोलते हैं ना, मान लो मैं कंप्यूटर में कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे उसी की लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। मैं अपनी लैंग्वेज में कितनी भी बोलती रहूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको अगर अपने बच्चों को समझाना है तो आपको उनके लेवल पे जाना पड़ेगा, उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। आप उनको बताइए ना कि मंदिर जाने से क्वांटम एनर्जी किस तरह से काम करती है, मंदिर में किस तरह की क्वांटम एनर्जी रहती है, वो क्वांटम एनर्जी जब आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो आपके सक्सेस के रेशो कितने बढ़ते हैं। आप बताइए किस तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन काम करते हैं। तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा मंदिर जाओ, ऑटोमेटिक जाएगा। तो जो चीज आप समझाना चाहते हैं उसके लिए पहले खुद मेहनत करिए, उनके लेवल तक आने के लिए, तो वो जरूर समझे। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है क्या? सभी के हो गए हैं क्वेश्चन?